हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो की एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, चेंजेस एंड कंटिन्यूटी, ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में हम लोग केवल एक डायमेंशन कवर कर रहे हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस बेसिकली, कि जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, इनको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जा रहा है। ओके, तो एक स्कॉलर हैं कनवाल सिबल, जिनके आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर्स पे, जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। ओके, तो फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस करते हैं और अपने व्यू प्रेजेंट करते रहते हैं। तो इनके आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इनके आर्टिकल्स या इनके नाम से आप ज़रूर परिचित होंगे। तो ये इंडियन के फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं, जो कहते हैं कि कंटिन्यूटी इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। कंटिन्यूटी मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें जो कंटिन्यूटी है, जो हम पहले से ऑब्जेक्टिव फिक्स करके आए हुए हैं, स्पेशली जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटीज़ हैं इंडिया की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कंटिन्यूटी है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे सॉवरेनिटी की बात हो। दो की डायनेमिक जो भी चेंजेस आते हैं जियो पॉलिटिक्स में, उसको इंक्लूड किया जाता है, बट कंटिन्यूटी एक एसेंशियल एस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू कनवाल सिबल। ओके, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो बहुत सारे ऐसे की प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनमें रूटेड है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, ये कुछ की प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। ओके, और यही इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी बनाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, एंड मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैव बीन कंसिस्टेंट ओवर द टाइम। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है ऑब्जेक्टिव में। तो पहला है इंश्योरिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। तो इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यहाँ ये जो है, ये फैक्टर जो है या ऑब्जेक्टिव प्राइमरी कंसर्न है इंडिया के लिए। ओके, अब यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? जो हमारे बॉर्डर्स हैं ना, सेफ गार्डिंग बॉर्डर्स, सेफ गार्डिंग बॉर्डर्स, जो हमारी टेरिटरीज़ है उसमें अपना कंट्रोल मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि कोई आया और हमारी टेरिटरी को, आप देखते हो ना, जब चाइना और पाकिस्तान के साथ इश्यूज़ होते हैं तो इंडिया अपनी टेरिटरी को, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए इवन वॉर तक में शामिल होना पड़ता है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिसके द्वारा हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी टेरिटरीज़ पर कंट्रोल मेंटेन करते हैं। ओके, और जो हमारा सॉवरेनिटी है, बेसिकली जो सुप्रीम पावर है हमारे लॉ मेकिंग की, बेसिकली उस पर अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन रखना, अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन रखना टू टेक द डिसीजंस। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंसर्न। ओके, हमारा जो इंडिया का डिटर्मिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, इंश्योरिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। इसका मतलब अभी आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेकर देखें, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम देखते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दूसरा एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम आपने सुना होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो रूट है कॉरिडोर का, वो जो हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें से होकर जाता है। तो इंडिया इसका विरोध करता है कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, या हमारे जो इंडिया की सॉवरेनिटी है या जो सिक्योरिटी है उसके खिलाफ है। तो इंडिया इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता रहता है। वहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है,
इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, या इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन भी रिजेक्ट कर दिया है बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है चाइना का। और इंडिया ने बोला है कि भाई, अपना आर्गूमेंट दिया है कि भाई दिस इज़ अ थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि किस तरीके से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी इंडिया का कोर ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है, एग्जाम्पल्स मिल गए आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय परस्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया ने हमेशा से इस बात को सपोर्ट किया है, दैट इज़ पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग द नेशन। ओके, जिससे पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। तो इंडिया ने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि हमें भाई पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग द नेशन को सपोर्ट करना चाहिए। एंड जो इंटरनेशनल अफेयर है उसमें नॉन इंटरफेरेंस को सपोर्ट करता है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किए जाते हैं या इंडिया के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। पहला एक क्या है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पीसफुल को एग्जिस्टेंस और दूसरा क्या आ जाता है, नॉन इंटरफेरेंस, कि भाई दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर पे हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये दो कोर प्रिंसिपल हैं फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब हम इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है। ओके, तो रसिया यूक्रेन क्राइसिस जो है दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया ऑफ कोर्स इस बात को सपोर्ट करता है कि भाई हमें पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है, हमें ये वॉर ऐसी चीज़ें नहीं होने चाहिए, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। ओके, वहीं आप अगर इज़राइल पैलेस्टीन का जो यहाँ पर वॉर चलता है, ओके, तो वेस्ट एशिया में जो इनस्टेबिलिटी है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है इंडिया के द्वारा। तो ये आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया पीसफुल को एग्जिस्टेंस या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, जो तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एम एट इंश्योरिंग द इंटरनल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है, इंटरनल डेवलपमेंट में आपका जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, हमारे सिटीजन्स के वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी में। अब इसमें आप एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। इंडिया में जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें इंडिया के द्वारा ऑपरेशनलाइज किए जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम लिख सकते हो, या $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का टारगेट है वो भी तो सिटीजन्स के वेलबींग और इंटरनल डेवलपमेंट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना आपको पता है कि कोर ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का, सिर्फ इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब नेशनल इंटरेस्ट बहुत ही वास्ट अपने आप में टॉपिक है, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, IR के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें नेशनल इंटरेस्ट की, तो नेशनल इंटरेस्ट जैसे प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो
ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रमोटिंग ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये हमारा आपको पता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। तो इसमें आप क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में, या आप यहाँ पर लिख सकते हो टेररिज्म के खिलाफ जो इंडिया का स्टैंड रहता है वो लिख सकते हो कि टेररिज्म को एंड किया जाए, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। एंड इंडिया का पीस कीपिंग ऑपरेशंस पे जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ह्यूज कंट्रीब्यूशन है पीस कीपिंग ऑपरेशन में। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। डिसआर्मामेंट को भी इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ओके, कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, ये सभी पीस, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी में आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपका फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी, जीडीपी ग्रोथ करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना, ओके, ट्रेड रिलेशन को एक्सपैंड करना है। इसके लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया जाता है कई सारी कंट्रीज़ के बीच में। और आप देखेंगे कि जो WTO है उसमें लॉबिंग करना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इंडिया के भी और जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए। ओके, इसके बाद से जो वेरियस इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में। ओके, टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो, इनोवेशन हो, फाइनेंस मिले, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आ जाएंगी। सिक्योरिटी के पॉइंट में अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के लिए आपको पता है इंडिया बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है वेरियस कंट्रीज़ के साथ में। हमारे जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जैसे मान लीजिए क्वाड का फॉर्मेशन हुआ, ओके, कि किस तरीके से जो इंडो पैसिफिक एरिया है यहाँ पर इंडो पैसिफिक एरिया में किस तरीके से स्टेबिलिटी या जो चाइना है उसको काउंटर किया जा सके, फ्री ट्रेड को यहाँ पर इंश्योर किया जा सके इंडो पैसिफिक एरिया में। तो यहाँ पर ये यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाएगा। दूसरा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको एड्रेस करना। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जैसे आपके फॉर एग्जांपल मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया आपका, या नॉन ट्रेडिशनल में आपके क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ओके, इसके लिए इंडिया के द्वारा प्रयास करना, एफर्ट्स करना और हर एक इंटरनेशनल फोरम में इन्वॉल्व होना, इंगेजमेंट दिखाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी है उसको मेंशन कर सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी का। दूसरा, प्रोटेक्टिंग नेशनल सॉवरेनिटी। तो नेशनल सॉवरेनिटी बेसिकली कि यहाँ पर इंडिया का मेन मुद्दा क्या रहता है कि भाई कोई हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर ना करे और हम किसी के उस पर नहीं करेंगे। स्पेशली अगर हम नेबर कंट्रीज़ के साथ में देखें तो किस तरीके से उनके साथ पीसफुल रिलेशन मेंटेन रखना है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ग्लोबल स्टैंडिंग। नेशनल सॉवरेनिटी में एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, जैसे जो मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया था सीपेक वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया को लगता है कि ये हमारे नेशनल सॉवरेनिटी के खिलाफ है, हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जाता है, तो इंडिया इसका विरोध करता है। एडवांसिंग ग्लोबल स्टैंडिंग, तो आपको पता है कि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट में वो इन्हेंस हुआ है। इंडिया अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करता है, इंगेजमेंट शो करता है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको शेप करने पे ये प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आप G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया के द्वारा हेल्ड की गई इसको मेंशन कर सकते हो। फिर इसके बाद जो SCO है उसमें आप इंडिया का जो इंगेजमेंट है उसको लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रिक्स में लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके ग्लोबल स्टैंडिंग में। इंडिया डिमांड करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की, कि उसकी मेंबरशिप को एक्सपैंड किया जाए और इंडिया को इसमें इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट, इंडियन डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। आप देखते हैं कि हमारी इंडियन लीडरशिप जहाँ पर भी जाती है, इंडियन डायस्पोरा या इंडियन कम्युनिटी जो भी कंट्री में है उसके साथ ज़रूर इंगेजमेंट उनका रखा जाता है, उनके साथ कम्युनिकेशन रखा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जो ये इंडियन डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडियन डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम हैं या इनिशिएटिव हैं इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम लॉन्च किए जाते हैं। ओके, जैसे कि ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा आपने नाम सुना होगा। जब यूक्रेन रसिया क्राइसिस हुआ था, इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से लाया गया था। ओके, तो ये बहुत इंटरैक्शन होता रहता है पीएम का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो डायस्पोरा है उस कम्युनिटी के साथ में, चाहे वो यूएस विजिट करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया विजिट करें, यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। तो ये थे मेजर ऑब्जेक्टिव्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी के विद द एग्जांपल्स, जो आपको आंसर लिखने पे हेल्प करेगा। अब हम देखें अगर कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओके, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट किया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। पहला क्या है? इंडिया का एम है एड्रेस द की ग्लोबल चैलेंजेस को थ्रू एक्सटेंसिव इंगेजमेंट। अब की ग्लोबल चैलेंजेस आपके बहुत सारे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो फ्री ट्रेड को लेकर हो। ओके, तो इन सारी चीज़ों में आप देखोगे ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ये की ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए आपको एक्सटेंसिव इंगेजमेंट देखने को मिलता है विथ अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। ओके, आप देखेंगे कि इंडियन लीडरशिप पार्टिसिपेट करती है वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में, पार्टनरशिप बिल्ड की जाती है, कोलैबोरेट किया जाता है विद द वेरियस कंट्रीज़ में टू फाइंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये इफ़ेक्टिवली मैनेज करना और पॉसिबली लेवरेज करना ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन दैट एग्जिस्ट। तो ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शन इंटरनेशनल डायनेमिक्स में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी एक पोजीशन बनाकर रखना, एक अपना स्टैंड बनाकर रखना। जैसे मान लीजिए यूएसए चाइना ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो यहाँ पर अपनी रिलेशन को या अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि यूएसए के साथ भी अपनी इंगेजमेंट बढ़ाना और साथ ही साथ रसिया के साथ भी अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको मेंटेन रखना। ओके, तो ये ऐसे में इंडिया अपने जो बैलेंसिंग कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट हैं उनको मेंटेन करना और अपॉर्चुनिटी को बेसिकली लेवरेज करना, जो इन सारे कॉन्ट्रडिक्शन से मिल रही है इंडिया को। इसके बाद से फाइनली जयशंकर कहते हैं कि इंडिया इज़ कमिटेड टू एडवांसिंग इट्स इंटरेस्ट इन इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल गुड। तो आपको पता है कि इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को। ओके, पावर पॉलिटिक्स में आप देखोगे नैम में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का। ओके, तो आप देखेंगे कि इंडिया हमेशा कहता है कि जो ग्लोबल नॉर्म्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी एक देश या 2 देशों के द्वारा ना बनाए जाएं, मल्टीपल पावर्स इसमें किससे होनी चाहिए। एक तरीके से ये सारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बनाए जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो चेंजिंग रियलिटीज़ हैं या एस्पिरेशन ऑफ द इमर्जिंग पावर्स हैं उनका प्रभाव ना हो, जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी वॉइसेस को एक्नॉलेज किया जाए बेसिकली। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट किया जाना और इसमें अपने इंटरेस्ट को या अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और हमने बहुत ही शॉर्ट में कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए इसे डिस्कस किया। आई होप कि अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी आता है तो आप इस पर एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, और जो भी मैंने करंट अफेयर्स या जो भी करंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर बताए आपको एज एग्जांपल, उनको ज़रूर इंक्लूड करना अपने आंसर में, जिससे कि आंसर की क्वालिटी इन्हेंस हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। इंटरनेशनल रिलेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का यही एक तरीका होता है कि आप कितना अपडेटेड हैं, जो करंट जियोपॉलिटिक्स है उससे कितना अपडेटेड हैं और उसको कितना इंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहा है। ओके, तो ये मेरी आपको सजेशन भी है कि आप मैक्सिमम करंट अफेयर्स या मैक्सिमम जो
जो सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट में उसको ज़रूर ऐड करें, लिंक करें वहाँ से अपने इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर्स को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में किया। ओके, तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपना कमेंट मुझे ज़रूर डालना एज अ फीडबैक। उससे मुझे आइडिया लगता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी नीड क्या है, और साथ ही साथ मुझे इम्प्रूवमेंट की कहाँ आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। तो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि हम लोग और स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रीच आउट को बढ़ा सकें और अपने इस चैनल को ग्रो कर सकें। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।